नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर बेतिया से है, जहां शमशान की जमीन पर कब्जे की साजिश का आरोप लगा है। कब्रिस्तान बनाने की साजिश का आरोप यहां लगा है। शमशान की जमीन की घेराबंदी नहीं की जाने को लेकर यहां पर जो है आरोप लगाया गया है। जमीन को कब्रिस्तान में मिलाने की साजिश की जा रही थी, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। दरअसल चना एन बांध पंचायत में बेतिया सरिसवा पथ पर दो भागों में शमशान है, जिसके उत्तर की तरफ कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान की घेराबंदी की जा चुकी है। कब्रिस्तान की दीवार से सटे कच्ची सड़क के बगल में शमशान घाट है, जिसकी घेराबंदी नहीं हुई है। इसी जमीन पर कब्जा कर कब्रिस्तान में मिलाने की साजिश चल रही थी और जब ग्रामीणों को इसका पता चला तो काम बंद करवाया गया। गांव के लोगों का कहना है कि कुछ जमीन नमाज पढ़ने के लिए दी गई थी, इसी जमीन पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। इसके बाद गांव में तनाव का माहौल है। हालांकि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप से मामला शांत हो गया है। तो खबर आपको बेतिया से बता रहे हैं, जहां देखिए जमीन को कब्रिस्तान में मिलाने की साजिश चल रही थी, जिसका पता ग्रामीणों को चला तो इसके बाद ग्रामीण काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए और मौके पर पहुंचकर हंगामा किया जा रहा है। वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे हुए हैं, जिन्हें ये पता चला कि शमशान की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, उसे कब्रिस्तान बनाने की साजिश चल रही है, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे थे। हालांकि इस पूरे मामले को अभी सुलझा लिया गया है, लेकिन सवाल यही कि आखिर जब वो शमशान की जमीन है तो उसे कब्रिस्तान में मिलाने की साजिश क्यों चल रही थी। ग्रामीणों के विरोध के बाद अभी काम बंद कर दिया गया है। ये सुविधा दो कि रिक्वेस्ट कोई से ये नमाज पढ़ल जाए, पर नमाज पढ़ते पढ़ते अब देखिए नतीजा क्या होता है। क्या हो रहा है? मान ये नहीं होता कि हम कहूँ पिलर बनता है, कौन छड़ी गिरा रात होता है कि हमने के ढाल लें, वो लोग प्लान नहीं है बा मैंने कोची में ढाल लेंगे। पिलर जैसे बना के बीम चारों ओर हम लोग देकर ऐसी में हम लोग कब्जा कर लेंगे, यानी कब्रिस्तान बना लेंगे। हाँ, ये सब हिंदू का है। शमशान घाट को कब्रिस्तान बनाने के चक्कर में है। तो ये सब है। हम लोग के पूर्वज के द्वारा मुसलमानों के लिए जो कब्रिस्तान का जमीन दिया गया है, वो उत्तर साइड में उसका बाउंड्री हो चुका है और ये दक्षिण साइड का जमीन जो है वो हिंदुओं का श्मशान घाट का है, जो कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये इसको कब्रिस्तान का नाम देकर इसका बाउंड्री कराया जा रहा है। कब्रिस्तान की जमीन इस जहाँ जिस जगह पर खड़ा है, इसके उत्तर तरफ उनकी बाउंड्री हो चुकी है और दक्षिण बगल जो हिंदुओं का है उस पर ये लोग अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। मोहम्मद लोग क्या मैंने क्या कब्जा करना चाहते हैं? कब्जा बाउंड्री वगैरह करना चाहते हैं। दूसरा काम के लिए अब जा रहे थे, तो भीड़ देखे मेरा क्षेत्र है, रुक गए। सही बात है। क्या मालूम हुआ सर? बोल रहे हैं कि सर बड़ी अधिकारी से अब बोलेंगे, हम तो जांच करवा ही ले। दूसरा काम के लिए अब जा रहे थे, तो भीड़ देखे मेरा क्षेत्र है, रुक गए। सही बात है। दूसरा काम के लिए अब जा रहे थे, तो भीड़ देखे मेरा क्षेत्र है, रुक गए। सही बात है। क्या मालूम हुआ सर? बोल रहे हैं कि सर बड़ी अधिकारी से अब बोलेंगे, हम तो जांच करवा ही ले। दूसरा काम के लिए अब जा रहे थे, तो भीड़ देखे मेरा क्षेत्र है, रुक गए। सही बात है। ग्रामीणों की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है।
तो खबर आपको बेतिया से बता रहे हैं, जहां पर अभी आपने ग्रामीणों को सुना। जब उनसे बातचीत की गई तो उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो शमशान की जमीन है उसे भी कब्रिस्तान में मिलाने की साजिश चल रही थी, जिसका पता उन लोगों को चला तो मौके पर पहुंचे। फिलहाल बातचीत करके मामले को सुलझाया गया है, लेकिन सबके मन में सवाल यही है कि आखिर जब दोनों ही तरफ पर जमीन अलग अलग बांट दी गई है, एक जगह पहले से कब्रिस्तान है, दूसरी जगह शमशान है, तो आखिर ये कब्जा करने की कोशिश क्यों की जा रही है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए बाउंड्री वॉल बनाई जा रही थी और हमारे सहयोगी प्रफुल्ल अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। प्रफुल्ल, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? जी देखिए, पहले से बरसों से वहाँ जो था वो एक तरफ हिंदू जो लोग हैं वो अपना शमशान घाट बना के वहाँ पे जो अपने उनके पूर्वज हैं जिनका भी देहांत होता था उसका दाह संस्कार करते थे, और उसके ठीक बगल में कुछ दूरी पे जो है वो कब्रिस्तान हुआ करता था जिसकी घेराबंदी पहले से की जा चुकी है। लेकिन इधर आज क्या हुआ है कि उस कब्रिस्तान के जमीन को मिला के और इधर जो शमशान की जमीन थी उसको लेकर दोनों की घेराबंदी की करने की जो तैयारी थी, और उसके लिए बाकायदा गिट्टी और छड़ सीमेंट जो भी सामान होते हैं वो गिरा दिए गए थे, जिसकी भनक जब ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीण वहां पहुंचे और उन लोगों ने स्पष्ट तौर पर इसका विरोध किया। विरोध की जानकारी मिलने पे जो मझौलिया के जो सीओ हैं अंचलाधिकारी वो भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया है। लोगों ने स्पष्ट तौर पे ये आरोप लगाया है ये साजिश के तहत जो है जो वर्षों से हिंदुओं की जमीन वो है जहाँ पे शमशान घाट के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको अवैध रूप से कब्जा करने के लिए साजिश के तहत इस तरह का कार्य किया जा रहा था। फिलहाल ग्रामीणों के प्रदर्शन और ग्रामीणों ने इस जो चारदीवारी का निर्माण कराया जाना था उसको रोक दिया है और वरीय पदाधिकारियों से लिखित शिकायत की है। क्या जानकारी मिल पाई कि किन लोगों के जरिए ये यहाँ पर काम करवाया जा रहा था बाउंड्री वॉल का? जी देखिए, स्पष्ट तौर पे ग्रामीण जब वहाँ पहुंचे हैं तो ग्रामीणों ने से वहाँ पे जो ठेकेदार जो जिसको इस काम की ठेकेदारी दी गई थी उसने कहा कि गांव के ही कुछ लोग मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं जिनका ये कब्रिस्तान की घेराबंदी जिन लोगों ने की है उन्हीं लोगों के कहने पे वो काम यहाँ पे शुरू कर रहा था, और जिसके बाद से है ठेकेदार को उन लोग ग्रामीणों ने जो है वो भगा दिया वहां से, बोला कि नहीं काम नहीं होगा और प्रशासन से इसकी लिखित शिकायत की है। अब आगे देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रफुल्ल। बढ़ते आगे और कटिहार से बड़ी खबर आपको बता दें, दबंग ने यहां पर महिला की आंख फोड़ दी है। बड़ी खबर आपको कटिहार से बता रहे हैं, जहां महिला की आंख फोड़ दी गई है। संठी डालकर महिला की आंख को फोड़ दिया गया। अहमदाबाद थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां आरोपी शमीम ने आंख फोड़ दी है महिला की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक शमीम महिला को पटसन की खेत में ले गया, जहां महिला के मुंह में पटसन के पत्ते डालकर पहले उसका मुंह बंद किया, फिर आंख में पटसन की डंठल डालकर आंख फोड़ दी। मामला अहमदाबाद थाना क्षेत्र के डाकला इंग्लिश गांव का है। महिला रेखा देवी के पति सुभाष चौधरी दिल्ली में मजदूरी करते हैं। पीड़ित महिला का इलाज कटिहार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पीड़ित की बेटी इस घटना की प्रत्यक्षदर्शी है। और अब देखिए कार चोरी की एक सीसीटीवी तस्वीर जो जमुई से आई है, जहां बीती रात बांका जिला परिषद अध्यक्ष और जेडीयू नेता सुनील कुमार की स्कॉर्पियो चोरी कर ली गई। बांका जिला परिषद अध्यक्ष अपने जमुई आवास पर रात में रुके थे। सुबह में जब नींद खुली तो पता चला कि आवास के आगे से उनकी स्कॉर्पियो गायब है। बाद में जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो पता चला कि एक कार से आए 4 बदमाश 14 मिनट के अंदर उनकी स्कॉर्पियो लेकर वहां से चलते बने। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ दिख रहा है कि एक युवक पहले स्कॉर्पियो का मुआयना करता है और फिर स्कॉर्पियो के आगे लगे अध्यक्ष के साइन बोर्ड को उतार देता है और फिर अपने एक दूसरे सहयोगी के साथ स्कॉर्पियो को लेकर अपने साथ लेकर चल बनता है। इस मामले में बांका जिला परिषद अध्यक्ष जमुई नगर थाने में केस दर्ज कराकर स्कॉर्पियो बरामद करने की गुहार लगाई है। पे हम फिर सुबह में जब आए तो देखिए मेरा गाड़ी नहीं है, तो हम सीसीटीवी फुटेज को जब दिखवाए तो उसमें देख रहे हैं कि 3-4 लड़का है जो कि मेरा गाड़ी का वो बोर्ड खोल के इसके बाद लेके चला गया। आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, एफआईआर भी हम अभी तुरंत एफआईआर करके आए हैं।
औरंगाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, घर से राइफल और बम बरामद किया गया है। कारतूस और शराब की बोतलें भी घर के अंदर से बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि बंद पड़े घर से ये सब कुछ मिला है। तरार गांव से राइफल को बरामद किया गया। घर में असामाजिक तत्वों का आना जाना लगा रहता है, जिस वजह से यहाँ पर ये जो है पुलिस को बरामद हुआ है। हमारे सहयोगी संजय सिन्हा अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, कौन सा ये घर है और क्या घर को लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है? कौन लोग यहाँ रहते थे और ये कैसे असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया? देखिए शिप्रा, ये एसडीपीओ से जो हमारी बात हुई उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि एक सूचना मिल रही थी कि तरार गांव में एक मकान है जो बंद पड़ा रहता है। उसका जो मकान मालिक है वो बाहर कहीं रहते हैं। उस घर में असामाजिक तत्वों का आना जाना है। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आते जाते रहते हैं। इसी सूचना के आधार पर एसडीपीओ ने एक टीम का गठन कर जब वहां पर छापेमारी की और बंद घर को खुलवाया गया तो पाया गया कि वहां एक अलमीरा पर 4 जिंदा बम रखा हुआ है, एक राइफल रखा हुआ है, कुछ कारतूस भी हैं और सरदेसी शराब की कुछ बोतलें भी वहां पर पाई गई, जिसको जब्त कर लिया गया। अब जब्त करने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में अभी जुटी हुई है। आसपास के लोग कुछ बता पा रहे हैं? वहां कुछ लोग रहते हों तो क्या उनके तरफ से कुछ जानकारी दी गई पुलिस को कि आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जो यहाँ आते रहते हैं? जैसा कि उन्होंने बताया कि अभी इस बात का जो खुलासा नहीं कर रहे हैं एसडीपीओ, लेकिन उन्हें जानकारी मिली है कि उन्हें चिन्हित कर लिया गया है कि कौन से असामाजिक तत्वों का यहाँ आना जाना लगा रहता था, लेकिन फिलहाल किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते हैं आगे। वैशाली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोखर में 3 बच्चे डूब गए। एक बच्चे को ग्रामीणों ने किसी तरीके से निकाल लिया, लेकिन 2 बच्चों की तलाश अभी भी जारी है। मथुरापुर चंवर की घटना बताई जा रही है, जहां 3 बच्चे पोखर में डूब गए। आपको बता दें कि यहां पर एक बच्चे को ग्रामीणों ने निकाल लिया है, लेकिन 2 बच्चों की तलाश अभी भी जारी है। और अब आपको दिखाते हैं वैशाली के राघोपुर की एक तस्वीर जो आपको हैरान कर देगी। ये तस्वीर सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नदी की तेज धार के बीच अपने महावत को अपनी पीठ पर बैठाकर हाथी किस तरह गंगा पार करने की कोशिश कर रहा है। ये वीडियो राघोपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। राघोपुर में महावत हाथी लेकर आया था जिसे वापस जाना था, लिहाजा महावत रुस्तमपुर घाट पर हाथी को लेकर पहुंचा था, लेकिन जैसे ही वो घाट के पास पहुंचा, अचानक नदी में पानी बढ़ गया और महावत के साथ हाथी भी पानी में ही फंस गया। हाथी को निकालने के लिए बड़े नाव की जरूरत थी और महावत के साथ खाने का सामान भी कम था, जिसके बाद हाथी के साथ ही महावत ने नदी पार करने की ठानी और उफनती धारा में उतर गया। महावत हाथी का गर्दन और कान पकड़कर बैठ गया, जिसके बाद गजराज ने 1 किलोमीटर नदी पार कर खुद और अपने महावत को पटना के जेठुली घाट तक पहुंचा दिया। इस तरह गजराज ने महावत की जान बचाई। हाथी और महावत की जाबाजी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हाथी बहुत संवेदनशील जानवर है, उसकी याददाश्त काफी मजबूत होती है और अपने प्यारे लोगों के साथ बिताए पल उसे हमेशा याद रहते हैं और यही वजह है कि यहाँ महावत को हाथी ने बचा लिया। और वशिष्ठ नारायण सिंह की सेहत बिगड़ गई है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, जिनकी तबीयत बिगड़ गई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स ले जाने की अब तैयारी चल रही है। आज शाम ही एयर एम्बुलेंस से उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने आज उनके आवास पर जाकर उनका स्वास्थ्य का हालचाल लिया, जहां पर उनसे मुलाकात की गई। ललन सिंह भी वहां पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी उनसे मुलाकात की। सीएम के निर्देश पर अब दिल्ली ले जाने का इंतजाम किया जा रहा है। सर, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह की तबीयत ठीक नहीं है, आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं। क्योंकि उनका अस्वस्थ है, बहुत दिनों से वो अस्वस्थ हैं और चेकअप उनका रेगुलर होता रहा है और अभी कुछ तबीयत उनकी खराब हुई है, तो वो
दिल्ली जाएंगे, एक बार वहाँ पूरा चेकअप वगैरह करा लेंगे। हमको लगता है कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। हम सब लोग यही कामना कर रहे हैं। मंगलवार को विधानसभा के कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मंच पर नर्वस होने पर बीजेपी ने तंज कसा है। वहीं मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि तेजस्वी हमेशा राजनीति करते हैं, जबकि मूल मुद्दों से उनको कोई लेना देना नहीं है। देखिए, उनको इस देश में विकास की चिंता नहीं है। बिहार का शताब्दी वर्ष मनाया गया, इस पे 2 शब्द नहीं बोल पाए। ये किस प्रकार से 100 वर्षों का बिहार का इतिहास रहा, इस पर लिखा लिखाया लाइन पढ़ने लगे। तो जिनको न बिहार के विरासत की चिंता है, न जिनको बिहार की संस्कृति की चिंता है, वो केवल जो राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं, उनके लिए तो यही दिख रहा है। तो उस चक्रव्यूह में ही फंसे रह जाएंगे। आपने डिजर्विंग और विशेषज्ञ व्यक्तियों को पद्मश्री, पद्म भूषण इत्यादि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने की एक स्वस्थ एवं सकारात्मक परंपरा स्थापित की है। इसी प्रांगण में हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आम कदम प्रतिमा के बगल में बैठे हैं। हमारी मांग है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर इस शताब्दी वर्ष समारोह एवं देश के प्रधानमंत्री जी के बिहार विधानसभा प्रांगण में प्रथम आगमन को और अधिक यादगार बनाने की कृपा करें। तेजस्वी जी तैयारी के साथ वहां बोलने के लिए नहीं गए थे। तेजस्वी जी जो विषय था शताब्दी समारोह में बोलने के लिए नहीं गए थे। एक लिखा लिखाया भाषण को लेकर के और सीधा जा कर के पढ़ने में इसी प्रकार से लड़खड़ाहट होती है, जो तेजस्वी जी के भाषण को देखने से लग रहा था। और कल से सावन की शुरुआत हो रही है। ऐसे में लाखों की संख्या में लोग कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे। कांवरियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए टूरिज्म विभाग की तरफ से कांवड़ यात्रा 2022 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें कांवरियों को उस जिले में मौजूद सुविधा के बारे में जानकारी मिलेगी। कांवरियों को कठिनाई नहीं हो, इसके लिए हमारे विभाग ने ऐप आपका मोबाइल ऐप चालू किया है, जिसमें 3 जिला होकर देवघर जाया जाता है। आपका मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया, बांका हो गया। किसी जिला में वो हैं और उस जिला के ऐप पर वहाँ वो संपर्क करेंगे तो वहाँ के प्रशासनिक आपदा या आपके स्वास्थ्य संबंधी रहने की व्यवस्था या शौचालय की व्यवस्था, सारी चीज ऐप के माध्यम से आपको उनको जानकारी मिल जाएगी। पवित्र सावन महीने की कल से शुरुआत हो रही है। लाखों की संख्या में लोग कांवड़ यात्रा करेंगे। हालांकि पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण लोग कांवड़ यात्रा नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बार बाबा के भक्त देवघर में जाएंगे और जलाभिषेक करेंगे। इसकी तमाम तैयारियां कर ली गई है। बिहार सरकार और टूरिज्म विभाग की तरफ से कांवरियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया है। ये ऐप कांवरियों के लिए मददगार साबित होगा। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद इस ऐप के माध्यम से आप तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है कांवड़ यात्रा 2022। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं, कुछ इसकी शक्ल इस ऐप की ऐसी आएगी जो आपको तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इस ऐप में मेले का इतिहास, बाबा धाम कैसे पहुंचे, कंट्रोल रूम, धर्मशाला, पुलिस शिविर, चिकित्सा शिविर, शौचालय और स्नानागार समेत पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध है। जितने भी कांवरिया जाते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें कहाँ रुकना है, कहाँ धर्मशाला है, कहाँ शिविर लगाया गया है। अगर कोई परेशानी हो तो पुलिस उनकी मदद कैसे करे, इस ऐप के माध्यम से आप तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। स्नानागार, शौचालय कहाँ है, आप वो भी जान सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस मेले का इतिहास जानना चाहें तो वो भी इस ऐप के माध्यम से आप हासिल कर सकते हैं। होम पेज है, होम पेज पर बाबा धाम कैसे पहुंचे वो भी दिखाया जा रहा है। कंट्रोल रूम के बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है। पेयजल की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। और ये देखिए, ये जो इसका अगला पेज है, इसमें ये बताया जा रहा है कि इसके
3 जिले चुने गए हैं, भागलपुर, बांका और मुंगेर। इन जिलों से होते हुए देवघर पहुंचा जाएगा, जहां तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। जिला नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, पुलिस नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, अस्पताल, एम्बुलेंस, पार्किंग, तमाम सुविधाएं उपलब्ध यहां कराई गई है। इसके साथ ही साथ यहां पे शिकायत के लिए भी एक ऑप्शन दिया गया है। कई कंवरिया जो देवघर जाएंगे, उन्हें अगर कोई परेशानी होती है तो इस ऐप के माध्यम से वो शिकायत भी कर सकते हैं और उस शिकायत का बहुत ही जल्द उस पर निदान किया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। तो श्रावणी मेले के मद्देनजर ये तमाम जानकारी इस ऐप के माध्यम से जो कांवरिया होंगे उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है और कहाँ सरकार की तरफ से टेंट लगाए गए हैं जहां आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं, ये तमाम जानकारी इस ऐप पर उपलब्ध है। इस ऐप को इंस्टॉल करके आप अपनी कांवर यात्रा को सुगम बना सकते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, फ्री में लगेगा कोरोना का प्रिकॉशन डोज। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं, फ्री में आपको कोरोना का प्रिकॉशन डोज लगेगा। 18 से 59 उम्र वालों को फ्री में टीका दिया जाएगा। सभी सरकारी केंद्रों पर यह मुफ्त में टीका लगेगा। 15 जुलाई से विशेष अभियान की शुरुआत हो रही है। 75 दिनों का यह विशेष अभियान चलेगा, जिसमें आप सरकारी केंद्रों पर जाकर फ्री में टीका लगवा सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।